दुनिया उस वक्त जिस दौर से गुजर रही थी वो सिर्फ तलवारों की झिनकार का ज़माना नहीं था, बल्कि नस्लों की बका का इम्तिहान था। एशिया की वसीओ अरीज़ चरागाहों में बसने वाले तर्क कबाइल मुसलसल हिजरत पर मजबूर थे। मंगोल तूफान मशरिक से उठ रहा था, बाज़ंतीनी साजिशें मग़रिब में पुल रही थीं और मुसलमान दुनिया अंदरूनी कमज़ोरियों से दोचार थी। ऐसे में एक छोटा सा कबीला, काई कबीला, अपनी बका की जंग लड़ रहा था। काई कबीला ओगोस तुर्कों की एक शाख था जो सदियों से घोड़े, तलवार और खैमे के साथ जीना जानता था। उनके लिए ज़मीन मुक़द्दस नहीं थी, इज़्ज़त मुक़द्दस थी। उनके सरदार सुलेमान शाह एक मुदब्बिर, निडर और दीनदार इंसान थे। वो जानते थे कि ताकत सिर्फ बाजू में नहीं, फैसला करने की सलाहियत में होती है। इसी सुलेमान शाह के घर एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ जिसके मुक़द्दर में सिर्फ एक कबीले की नहीं बल्कि आने वाली सदियों की तारीख लिखी जा चुकी थी। ये बच्चा अर्तुग़रुल था। अर्तुग़रुल की पैदाइश कोई शाही तकरीब नहीं थी, न महल था न चरागा, एक सादा सा खेमा, चंद दुआएं और माँ की गोद। लेकिन तारीख अक्सर वहीं से जन्म लेती है जहां ज़ाहिरी शान नहीं होती। अर्तुग़रुल की वालिदा हाइमा खातून एक साबिर, बावकार और बाशऊर औरत थी। वो जानती थी कि बेटे सिर्फ जिस्म से नहीं, तरबियत से मर्द बनते हैं। उन्होंने अर्तुग़रुल को बचपन ही से नज़्म, ज़ब्त और दीन की तरफ माइल किया। अर्तुग़रुल का बचपन घोड़ों की टाप, तीरों की सीटी और तलवार की मश्क में गुजरा। काई कबीले में हर बच्चा लड़ाका नहीं बनता था, मगर हर लड़ाका अखलाक का पाबंद होता था। अर्तुग़रुल में शुरू से एक बात नुमायां थी, वो सवाल करता था। वो आंख बंद करके रिवायत को कबूल नहीं करता था। यही आदत आगे चलकर उसे बाकियों से मुख्तलिफ बनाने वाली थी। अर्तुग़रुल के भाई भी अपने अपने मिजाज में नुमायां थे। गुंदोदू सबसे बड़ा भाई था जो हमेशा रिवायत और कबायली इज्जत को मुक़द्दम रखता था। सुंगुरतगीन खामोश तबा मगर बहुत तेज नज़र रखने वाला था, जो खतरे को बोलने से पहले भांप लेता था। और सबसे छोटा दुंदार बे था, जवान दिल और जोश में रहने वाला, जो बाज़ औक़ात जज्बात में आकर फैसले कर बैठता था। सुलेमान शाह अपने बेटों को सिर्फ जंगजू नहीं बल्कि रहनुमा बनाना चाहते थे। वो उन्हें मजालिस में बिठाते, फैसलों के पीछे की सोच समझाते और अक्सर कहते थे, ताकतवर वो नहीं जो ज्यादा कत्ल करे, ताकतवर वो है जो हक के वक्त खड़ा हो सके। इधर हालात तेजी से बदल रहे थे। मंगोल हमले बढ़ रहे थे। कई तुर्क कबाइल या तो खत्म हो चुके थे या दुश्मनों के साथ समझौते कर चुके थे। काई कबीला भी मुसलसल दबाव में था। चरागाहें छिन रही थीं, तिजारती रास्ते गैर महफूज हो चुके थे और अंदरूनी इख्तिलाफात सर उठा रहे थे। अर्तुग़रुल अपने भाइयों के दरमियान भी नुमायां होने लगा। गुंदोदू तजर्बे की बात करते थे, सुंगुरतगीन खामोशी से हालात का जायजा लेते थे और दुंदार बेदिल में जोश रखते थे। मगर अर्तुग़रुल वो था जो खतरा देखकर पीछे हटने के बजाय उसका सामना करने का रास्ता तलाश करता था। एक दिन काई कबीले को खबर मिली कि करीब ही एक काफिला लिट चुका है और बाज़ंतीनी सरहदों पर कशीदगी बढ़ रही है। सुलेमान शाह ने मशवरा तलब किया। नौजवान अर्तुग़रुल ने पहली बार बड़े मजमा में राय दी। इसकी बात में जज्बात नहीं, हिकमत थी। कुछ बुजुर्ग नाराज हुए, मगर सुलेमान शाह खामोशी से मुस्कुरा दिए। वो जान गए थे कि क़यादत का बीज पक रहा है। ये वो दौर था जब अर्तुग़रुल की जिंदगी में ऐसे चेहरे दाखिल होने लगे जो आगे चलकर उसके कद्दर का हिस्सा बने। कुछ दोस्त भी, कुछ दुश्मन भी। काई कबीले पर दबाव अब सिर्फ अफवाहों तक महदूद नहीं रहा था, खतरा हकीकत बन चुका था। चरागाहों के रास्ते तंग हो रहे थे और इर्द गिर्द के इलाकों में मंगोल दस्तों की नक्लो हरकत की खबरें मुसलसल आ रही थीं। सुलेमान शाह जानते थे कि वक्त अब सिर्फ इंतजार का नहीं रहा, फैसला करना होगा, वरना फैसला हालात खुद कर देंगे। इसी दौरान एक दिन कबीले के शिकारी खाली हाथ लौटे।
उनके चेहरों पर खौफ साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने बताया कि दूर दराज के इलाके में जले हुए खेमे, लाशें और लुटे हुए काफिले देखे गए हैं। ये आम डाकुओं का काम नहीं था, ये मुनज़्ज़म ताकत की निशानी थी। कबीले की मजलिस बुलाई गई। खेमे के अंदर खामोशी ऐसी थी जैसे हर सांस गिनी जा रही हो। गुंदो खुदू रिवायत और एहतियात की बात कर रहे थे। उनका कहना था कि कबीले को फौरन महफूज इलाकों की तरफ हिजरत करनी चाहिए, क्योंकि खुले मैदान में रहना खुदकुशी के मुतरादिफ है। सुंगहुर्तगैन खामोश थे, मगर उनकी निगाहें जमीन पर नहीं बल्कि इर्द गिर्द के लोगों के चेहरों पर थीं, जैसे वो दुश्मन को लफ्जों में नहीं अंदाज में पढ़ रहे हों। दुंदार बेजोश में थे। उनका दिल चाह रहा था कि फौरन तलवार उठाई जाए और खतरे को जड़ से काट दिया जाए। अर्तुगरुल ने बात सुनी, सबकी बात। फिर उसने आहिस्तगी से बोलना शुरू किया। इसकी आवाज में न जिद थी न खौफ। उसने कहा कि हिजरत अगर कमजोरी के साथ हो तो दुश्मन पीछा करता है, और जंग अगर अंधाधुंध हो तो कबीला टूट जाता है। पहले ये जानना जरूरी है कि दुश्मन कहाँ है, कितना है और किस नीयत से बढ़ रहा है। ये बात बहुत सूंग को सख्त लगी, मगर सुलेमान शाह ने इसी राय को वजन दिया। चंद मुंतखब सिपाहियों के साथ अर्तुगरुल को पहली बार अमली जिम्मेदारी दी गई। ये उसकी पहली आजमाइश थी, जहां बात सिर्फ राय देने की नहीं बल्कि फैसला निभाने की थी। सुंगहुर्तगैन भी उसके साथ था, क्योंकि वो रास्ते और हालात को पढ़ने में माहिर समझा जाता था। ये छोटा सा दस्ता खामोशी से निकला, न ढोल न ऐलान, सिर्फ मकसद। रास्ते में जो मनाजिर उन्होंने देखे वो दिल दहला देने वाले थे। जले हुए खेमे, बिखरा हुआ सामान और खामोश जमीन। ये सब बता रहा था कि आने वाला वक्त रहम नहीं करेगा। इसी दौरान उन्हें दुश्मन के चंद आदमियों की मौजूदगी का अंदाजा हुआ। ये पहला मौका था जब अर्तुगरुल ने तलवार सिर्फ मश्क के लिए नहीं, हकीकत में हाथ में ली। झड़प मुख्तसर थी मगर फैसला कुन। अर्तुगरुल ने बराह रास्त हमले के बजाय घेराव का रास्ता अपनाया। दुश्मन को पीछे हटना पड़ा, और काई कबीले को पहली बार यह एहसास हुआ कि उनके दरमियान एक ऐसा नौजवान मौजूद है जो सिर्फ बहादुर नहीं, समझदार भी है। ये कोई बड़ी जंग नहीं थी, मगर यह अर्तुगरुल की पहली अमली फतह थी अपने खौफ पर। जब वो वापस लौटे तो कबीले की फजा बदली हुई थी। लोगों की निगाहों में सवाल कम और उम्मीद ज्यादा थी। सुलेमान शाह ने सबके सामने अर्तुगरुल को नहीं सराहा, मगर रात को तन्हाई में उसके कंधे पर हाथ रखकर इतना कहा, याद रखो, आज तुमने दुश्मन को नहीं खुद को पहचाना है। मगर वक्त ने मोहलत नहीं दी। चंद ही दिन बाद एक बड़ा फैसला सामने आ खड़ा हुआ। दरिया के किनारे एक खतरनाक सफर, और वो हादसा जिसने काई कबीले की समत हमेशा के लिए बदल देनी थी। सुलेमान शाह जानते थे कि हर क़यादत की एक कीमत होती है, और कभी कभी वो कीमत जान से भी ज्यादा होती है। ये वो लम्हा था जहां से अर्तुगरुल की जिंदगी में सिर्फ सीखना नहीं, उठाना शुरू होना था। दरिया किनारे की हवा उस दिन कुछ भारी थी। काई कबीला हिजरत के मरहले में था, और हिजरत सिर्फ खैमे समेटने का नाम नहीं होती, ये दिलों को आजमाती है। बूढ़े, बच्चे, औरतें, मवेशी सब एक लंबी कतार में चल रहे थे। सुलेमान शाह आगे थे घोड़े पर, मगर उनकी निगाहें पीछे कबीले पर थीं। वो जानते थे कि सरदार का काम सिर्फ रास्ता दिखाना नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलना होता है। दरिया करीब आया तो शोर बढ़ गया। पानी बज़ाहिर पुरसकून था, मगर उसके अंदर की ताकत को सिर्फ वही जानता है जो उसे पार कर चुका हो। गुंदो गुदू ने एहतियात की बात की। उसका कहना था कि पहले रास्ता देखा जाए, पानी का बहाव परखा जाए, फिर कबीला आगे बढ़े। सुंगहुर्तगैन खामोशी से किनारे पर खड़ा पानी को देख रहा था, जैसे वो उसकी जबान समझने की कोशिश कर रहा हो। दुंदार बेचैन था। वो चाहता था कि देर ना हो, क्योंकि दुश्मन पीछे कहीं हरकत में ना आ जाए। सुलेमान शाह ने फैसला किया कि वो खुद पहले दरिया पार करेंगे। ये फैसला सिर्फ जुर्रत का नहीं था,
जिम्मेदारी का था। वो जानते थे कि अगर सरदार आगे ना बढ़े तो कबीला कभी एतमाद के साथ कदम नहीं रखता। अर्तुगरुल ने आगे बढ़कर साथ जाने की इजाज़त चाही, मगर सुलेमान शाह ने उसे पीछे रहने का हुक्म दिया। इस हुक्म में बाप की मोहब्बत भी थी और सरदार की बसीरत भी। जैसे ही सुलेमान शाह दरिया में उतरे, पानी ने अपना रंग बदल लिया। बहाव तेज था और घोड़ा एक लम्हे के लिए लड़खड़ाया। वो लम्हा बहुत मुख्तसिर था, मगर तारीख के लिए काफ़ी। तवाज़ुन बिगड़ा। पानी ने अपनी गिरफ्त मजबूत की और देखते ही देखते सुलेमान शाह दरिया की मौजों में ओझल हो गए। एक चीख उठी, फिर खामोशी छा गई। अर्तुगरुल ने बेइख्तियार दरिया की तरफ दौड़ लगाई, मगर सुंगुरतगैन और गुंदुगुदू ने उसे रोक लिया। ये सिर्फ एक जान बचाने का सवाल नहीं था, ये पूरे कबीले के टूटने या जड़ने का लम्हा था। कुछ देर बाद जब सुलेमान शाह का जिस्म पानी से निकाला गया तो काई कबीला अपने सरदार से महरूम हो चुका था। गम ने खैमों पर कब्जा कर लिया। औरतों की सिसकियां, बच्चों की खामोशी और मर्दों की झुकी हुई निगाहें। हाइमा खातून ने सब्र का दामन थामा, मगर उनकी आंखों की नमी सब कुछ कह रही थी। इस रात आग जलती रही, मगर हरारत किसी के दिल तक न पहुंची। सरदार शाह के बाद सवाल उठा, अब कबीले की क़यादत कौन करेगा? गुंदो-गुदो उम्र और रवायत के एतबार से आगे था। दुंदार बेखून में जोश रखता था। सुंगुरतगैन खामोश था, मगर सब कुछ देख रहा था। और अर्तुगरुल के कंधों पर बाप की अमानत का बोझ आ चुका था, चाहे उसका ऐलान अभी ना हुआ हो। मजलिस पलाई गई, बातें हुईं, इख्तिलाफ भी हुआ। कुछ ने कहा कि कबीला मजीद बिखरने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, इसलिए फैसला जल्द होना चाहिए। कुछ ने एहतियात की बात की। अर्तुगरुल ने इस मजलिस में क़यादत का मुतालबा नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा कि जो भी आगे आए, कबीले को जुल्म के सामने झुकने न दे। ये अल्फाज बहुत सूं के दिल में उतर गए। इसी रात अर्तुगरुल तन्हा बैठा आसमान को देख रहा था। बाप की आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। ताकतवर वो नहीं जो सब पर हुक्म चलाए, ताकतवर वो है जो मुश्किल वक्त में बोझ उठा ले। और अर्तुगरुल जान गया कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी। अब हर कदम सिर्फ उसका नहीं होगा, कबीले का होगा। ये आगाज था एक ऐसे रास्ते का जिसके आखिर में सिर्फ फतह नहीं, कुर्बानी भी लिखी थी। यहीं से अर्तुगरुल का असल इम्तिहान शुरू होता है। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर रही थी, मगर काई कबीले पर छाया हुआ बोझ हल्का नहीं हो रहा था। सुलेमान शाह के बाद खेमे तो वही थे, मगर उनमें रूह बाकी नहीं रही थी। हर शख्स जानता था कि अब कबीला सिर्फ दुश्मन के खतरे में नहीं, बल्कि अपने अंदर के फैसले के इम्तिहान में भी है। सुबह के वक्त मजलिस दोबारा बुलाई गई। ये आम मजलिस नहीं थी, ये वो लम्हा था जहां कबीला बिखर भी सकता था और जड़ भी सकता था। गुंदोगोदू ने सबसे पहले बात की। उसकी आवाज में तजुर्बा था, मगर उसके लफ्जों में एहतियात खौफ के करीब महसूस हो रही थी। वो कह रहा था कि कबीला कमजोर है, लोग गमज़दा हैं। उस वक्त टकराव नहीं, बल्कि खामोशी और समझौता बेहतर रास्ता है। दुंदार बे ने बात काट दी। उसका लहजा तेज था, आंखों में गुस्सा। वो कह रहा था कि अगर आज दुश्मन को जवाब न दिया गया तो कल कबीले का नाम बाकी नहीं रहेगा। इसके नज़दीक इज्जत का मतलब लड़ाई था, चाहे अंजाम कुछ भी हो। सुंगुरतुगैन अब भी कम बोल रहा था, मगर जब उसने बात की तो सब ने सुना। उसने कहा कि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी हो सकता है। बाज़ औक़ात जल्दी में लिया गया फैसला दुश्मन को वो मौका दे देता है जिसका वो इंतज़ार कर रहा होता है। इसकी बात ने मजलिस में खामोशी पैदा कर दी। तब अर्तुगरुल खड़ा हुआ। उसने सरदारी का मुतालबा नहीं किया, उसने अपनी तारीफ नहीं की, उसने सिर्फ कबीले को आईना दिखाया। उसने कहा
کہ اگر آج ہم صرف خوف سے ہجرت کریں گے تو دشمن ہمیں راستے میں مارے گا، اور اگر صرف غصے میں لڑیں گے تو قبیلہ خود ٹوٹ جائے گا۔ ہمیں ایسا راستہ چاہیے جو ہمیں زندہ بھی رکھے اور باعزت بھی۔ کچھ چہرے نرم پڑ گئے، کچھ سخت ہو گئے، مگر سب نے محسوس کیا کہ یہ الفاظ کسی کتاب کے نہیں، تجربے کے ہیں۔ اسی دوران ایک زخمی قاصد خیمے میں داخل ہوا۔ اس کی سانس اکھری ہوئی تھی۔ اس نے خبر دی کہ بازنطینی سرحد کے قریب کائی قبیلے کے چند افراد کو پکڑ لیا گیا ہے اور انہیں قلعے کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ یہ خبر کسی چنگاری کی طرح تھی۔ اب فیصلہ ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ گندگودو نے ہچکچاہٹ دکھائی۔ دندار بے فوراً تلوار کی طرف بڑھا، مگر سلیمان شاہ کی کرسی خالی تھی، اور اس خالی پن نے سب کو یاد دلایا کہ اب فیصلہ کسی ایک کو کرنا ہوگا۔ حائمہ خاتون نے پہلی بار مجلس میں آواز دی۔ اس کی آواز میں ماں کا درد تھا اور قبیلے کی عقل۔ اس نے کہا کہ جس نے آج قبیلے کے لیے قدم اٹھانا ہے وہی اس کی ذمہ داری بھی اٹھائے گا۔ اور پھر اس نے نگاہ ارطغرل پر ٹھہرا دی۔ یہ اعلان نہیں تھا، مگر اشارہ واضح تھا۔ ارطغرل نے چند آدمی منتخب کیے، نہ زیادہ نہ کم۔ اس نے تیز حملے کے بجائے خاموشی کا راستہ چنا۔ یہ اس کی پہلی بڑی آزمائش تھی، جہاں اب ناکامی صرف اس کی نہیں، پورے قبیلے کی ہوتی۔ رات کی تاریکی میں وہ قلعے کے قریب پہنچے۔ سنگھرتگین نے راستے پہچانے۔ دندار بے تلوار کے ساتھ تیار تھا، اور گندگودو دور رہ کر حالات پر نظر رکھ رہا تھا۔ ارطغرل نے براہ راست لڑائی کے بجائے قیدیوں کو نکالنے کو ترجیح دی۔ مقصد جنگ نہیں تھا، پیغام دینا تھا۔ جب قیدی آزاد ہو کر قبیلے کی طرف لوٹے تو یہ پہلی بار تھا کہ لوگوں نے ارطغرل کو صرف سلیمان شاہ کا بیٹا نہیں بلکہ اپنا محافظ سمجھا۔ واپسی پر دشمن کا پیچھا ہوا اور ایک مختصر مگر شدید جھڑپ ہوئی۔ ارطغرل نے پہلی بار کھلے میدان میں قیادت کی۔ اس نے نہ غیر ضروری خون بہایا، نہ کمزوری دکھائی۔ یہی توازن اس کی پہچان بننے لگا۔ قبیلے میں واپسی پر کسی نے رسمی اعلان نہیں کیا، مگر خیموں کے درمیان ایک بات طے ہو چکی تھی۔ اب فیصلے کی گھڑی قریب تھی۔ رات کا آسمان ابھی بھی خاموش تھا جب کائی قبیلے نے وہ فیصلہ کرنا شروع کیا جس کا فیصلہ اب تک ٹالا جا رہا تھا۔ سلیمان شاہ کے جانے کے بعد سب جانتے تھے کہ اب کسی کا لفظ صرف بات نہیں، فیصلہ ہوگا۔ گندگودو نے دوبارہ مجلس میں بولنا شروع کیا۔ وہ بلند آواز میں نہیں بول رہا تھا، مگر اس کے لفظ بڑی وضاحت سے قبیلے کے دل و دماغ میں جا رہے تھے۔ ہم نے اپنے سردار کو کھو دیا ہے، اب ہمیں محتاط رہنا ہوگا۔ دشمن طاقتور ہے، اکیلے مقابلے کا وقت نہیں ہے۔ اس کی بات میں خوف نہیں، پرانے تجربات کی گونج تھی، ایسی گونج جو دلوں کو سختی کے بجائے احتیاط کی طرف لے جاتی۔ دندار بے نے سر ہلایا۔ وہ ارطغرل کا چھوٹا بھائی تھا اور اسے اپنے بڑے بھائی کی سچائی کا ادراک تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ارطغرل کی بات کو سنا جائے، کیونکہ وہ اپنے فیصلوں میں سوچ اور حکمت دونوں کو ساتھ لے کر چلتا تھا۔ سگرتگین خاموشی سے پیچھے کھڑا تھا۔ تاریخ میں اس کا نام بہت کم ملتا ہے، مگر وہ ہر بار ایسی گھڑیوں میں ظاہر ہوتا تھا جہاں خبر لانے، حالات ایک دیکھنے اور ریاستی تعلقات کے معاملات تھے۔ اس کا تعلق صرف خاندان سے نہیں تھا، بلکہ سلجوقی حکمرانوں کے ساتھ پس پردہ رابطوں کی وجہ سے بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے وہ اکثر قبیلے کے فیصلوں میں سامنے کم نظر آئے۔ ارطغرل نے غور سے سب کی باتیں سنی۔ اس نے سنا کہ کس طرح گندگودو محتاط رہنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ دوندار اس کے ساتھ ہے، اور سگرتگین جیسا خاموش مگر خبردار چشم بھی موجود ہے۔ لیکن اب وقت تھا کہ قیادت کا اعلان ہو، نہ مجرد مشوروں کی جنگ۔ ارطغرل نے آہستہ سے اٹھ کر کہا، ہمیں خوف، غم
या फकत ताकत के साथ नहीं लड़ना। हमें वो रास्ता चुनना है जिसमें हमारा नाम न सिर्फ जिंदा रहे बल्कि हमारे लोगों का सबसे ज्यादा भला हो। ये कोई सिर्फ जुर्रत का ऐलान नहीं था, ये एक ऐसी सोच थी जिसमें न सिर्फ लड़ाई बल्कि कबीले का मुस्तकबिल शामिल था। चंद लम्हों के बाद कबीले ने अर्तुगरुल की क़यादत को बाकायदा कबूल कर लिया, न सिर्फ उसकी बहादुरी की वजह से बल्कि उसकी सोच और हिकमत के लिए। गुंदुगुदो ने इस्तराब के साथ अपने भाई का हाथ थामा और कहा, हम तेरे साथ हैं मगर मोहतात भी रहेंगे। दुंदार ने मुस्कुराकर सर हिलाया और अपने भाई को सलाम किया, और सुहरतगीन ने जिस खामोशी से हमेशा काम किया था, इसी खामोशी से अपने भाई की नजरें देखीं, जैसे वो ऐलान करता हो कि अब हर खबर, हर खबरगिरी, हर चाल वो सही वक्त पर बताएगा। सरदारी के ऐलान के बाद काई कबीला बज़ाहिर पुरसुकून था, मगर हर शख्स जानता था कि असल इम्तिहान अब शुरू हुआ है। अर्तुगरुल सरदार बन चुका था, मगर सरदारी अब लफ्ज़ नहीं रही थी, जिम्मेदारी बन चुकी थी। कबीले का पहला जरगा ज्यादा देर न चला। गुंदुगुदो ने सिर्फ इतना कहा कि हालात नाजुक हैं और एहतियात ज़रूरी है। दुंदार ने एक ही बात कही कि कबीला अब पीछे नहीं हट सकता। सुहरतगीन ने मुख्तसर खबर दी कि सल्जूकी इलाकों में बेचैनी बढ़ रही है। अर्तुगरुल ने फैसला सुनाया कि काई कबीला इज्जत के साथ अपना रास्ता खुद चुनेगा। फैसला होते ही जरगा खत्म हो गया। इसी दिन से कबीले की फजा बदलने लगी। अब लोग सिर्फ खैमों की फिक्र नहीं कर रहे थे बल्कि आने वाले कल की बातें हो रही थीं। अर्तुगरुल जानता था कि दुश्मन हमेशा तलवार लेकर नहीं आता, कभी वो आजमाइश बनकर आता है। काई कबीला अब एक मोड़ पर आ चुका था। छोटी जरब के बाद इर्द गिर्द के कबाइल और सरहदी ताकतें ये समझ चुकी थीं कि ये कबीला अब बगैर सरदार के नहीं। अर्तुगरुल का नाम आहिस्ता आहिस्ता खीमों से निकलकर रास्तों तक पहुंचने लगा था। इसी दौरान कबीले के मुस्तकबिल पर आखिरी फैसला दरकार था। क्या काई कबीला इसी इलाके में रुके या आगे बढ़े? ये फैसला महज जगह का नहीं था, बका का था। एक मुख्तसर जरगा हुआ। गुंदुगुदो ने कहा कि बिखरना नुकसान से बचा सकता है। दुंदार ने कहा कि इकट्ठे रहना ही ताकत है। सुहरतगीन ने बस इतना बताया कि मंगोल खतरा करीब आ रहा है। अर्तुगरुल ने फैसला सुनाया कि कबीला मुत्तहिद रहेगा और आगे बढ़ेगा। फैसला होते ही बात खत्म हो गई। ये फैसला आसान नहीं था। कुछ खानदान मुतमईन नहीं थे, मगर ज्यादातर लोग जानते थे कि अब पीछे हटने का रास्ता बंद हो चुका है। अर्तुगरुल ने किसी को जबरदस्ती नहीं रोका, मगर जो रुका उसके सामने मकसद साफ रख दिया गया। इन्हीं दिनों कबीले ने नकल मकानी की तैयारी शुरू की। खेमे समेटे गए, सामान बांधा गया और मवेशियों को एक तरतीब में चलाया गया। ये सिर्फ सफ़र नहीं था, ये एक नए दौर की तरफ कदम था। रवानगी से पहले अर्तुगरुल ने कबीले के जवानों को मुख्तसर सा पैगाम दिया। उसने कहा कि हम ज़मीन की तलाश में नहीं निकल रहे, हम इज्जत की तलाश में निकल रहे हैं। इस जुमले ने थके हुए चेहरों में जान डाल दी।